वीडियो ऑन कर लीजिए आप। कल कहाँ तक बता दिया था मैंने? थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, वो कंप्लीट कर दिया कि स्टार्ट किया? नहीं सर, थ्योरी मतलब पढ़ा ही रहे थे, सवाल तो नहीं कराए थे। ठीक है। मैंने देखा कि अगर डेफिनेट जीरो है, डेफिनेट जीरो इसका मतलब एसीएम क्या होगा? जीरो। एसीएम जीरो होगा तो इसमें दो कंडीशन बदल सकती है, या तो बीसीएम क्या होगा आपका जीरो, या तो बीसीएम क्या होगा आपका कांस्टेंट। ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है आपका रेस्ट पोजीशन पे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर। ठीक। अब कल हमने देखा था कि यहाँ पे BCM is equal to m1 a1 plus m2 a2 divided by total acceleration of center of mass will be equal to m1 a1 plus m2 a2 divided by total mass. ठीक है। मैंने कहा कि एसीएम की वैल्यू जीरो है। अगर एसीएम जीरो है, that implies a1 is equal to 0 and a2 is equal to 0. True or false? बताइए। एसीएम की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब a1 और a2 दोनों इक्वल टू 0 है। ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? एक मुझे स्मार्ट बोर्ड हैंग हो गया। आप लोग बताइए। फॉल्स। क्यों? क्योंकि सर जरूरी नहीं है ना सर, एक्सेलरेशन 1 और 2 जीरो ही हो सेंटर ऑफ मास के लिए। ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ सर, उसकी पॉजिटिव A1 की पॉजिटिव और A2 की नेगेटिव ले लें और मास सेम हो तो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल, एक Q1 चार्ज पार्टिकल है और एक Q2 चार्ज पार्टिकल का मास m1, इसका मास m2, और दोनों को मैंने क्या किया है फिक्स पोजीशन, मैंने यहाँ पर रख दिया चार्ज पार्टिकल। ठीक। अगर मैं चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रख दूंगा तो किसी भी केस में यहाँ पे फोर्स लगेगा F1, यहाँ पे फोर्स लगेगा F2, लेकिन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है। कोलोम्बिक फोर्स कैसे होते हैं आपके? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ठीक है। अगर मैंने ये कंडीशन कर, मैंने दोनों को रिलीज कर दिया तो इसका एक्सीलरेशन अगर मैं दिखाता हूं इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? a1 4 ठीक है। तो दोनों का एक्सीलरेशन है, लेकिन नेट फोर्स सिस्टम पे कितना है?
0, ठीक। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसका कतई मतलब नहीं है कि जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल है रेट एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हम फर्स्ट वाले केस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस मैंने कहा कि केस 1 BCM is equal to 0. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास is this. सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पोजीशन पे है। अगर BCM की वैल्यू 0 है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है, तो BCM is equal to 0 m1 v1 plus m2 v2 divided by total mass। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0। 0 भी तो एक कांस्टेंट है, m1 v1 plus m2 v2, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम, ठीक। अगर मोमेंटम is equal to 0 आ रहा है, मैंने कहा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, इसका मतलब क्या है, अगर मोमेंटम की वैल्यू 0 है सिस्टम की, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा आपका, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे है, याद कीजिए कि मैंने डेरिवेशन कर रहा है, मैंने कहा था कि m1 into 2 मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दी गई है, ये डिस्टेंस r1 ये डिस्टेंस r2 है, तो m1 r1 is equal to m2 r2, याद है कुछ, ठीक है। मैंने तो यही माना था कि सेंटर ऑफ मास कहीं पे मूव नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने ये चीज निकाली थी। तो मेरा सिंपल से एक लॉजिक क्या क्लियर हुआ कि अगर एलिमेंट 0 है किसी भी सिस्टम की, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इनिशियल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम भी 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है, तो m1 r1 is equal to m2 r2, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल राइट डायरेक्शन में उसको एक तरफ रखेंगे, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उसको एक तरफ रखेंगे, और दोनों क्यों होने चाहिए, इक्वल। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं सेकंड केस के बारे में बात कर रहा हूं। सेकंड केस में मैंने कहा कि BCM इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। BCM अगर कांस्टेंट है तो BCM इक्वल टू आपको लिखना था m1 v1 plus m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट मास आपको वेरी नहीं करता, ठीक। तो अगर मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को m1 a1 plus m2 b2 ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। m1 b1 plus m2 b2 ये क्या है आपका मोमेंटम, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि दोनों केस में आपने क्या देखना कि जो मोमेंटम है वो आपका क्या है, कंजर्व है, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में देखा कि अगर इनिशियल मोमेंटम 0 के इक्वल आ जाए तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे होगा। लेकिन सेकंड केस में अगर इनिशियल मोमेंटम अगर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों केस में मोमेंटम कंजर्व है, पहले वाले केस में भी और सेकंड वाले केस। तो सिंपल हमारा कंक्लूजन क्या है, मेरा कंक्लूजन ये है, if net force on the system is 0, that implies momentum is conserved।
ये कंक्लूडिंग पार्ट दोनों केस का। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया, एक प्लान है आपने किया होंगे, यहाँ पे मैंने है इसका मान 50 केजी दिया हुआ है, एक प्लान है जिसकी लेंथ आपकी 20 मीटर है, इसका मास मान लीजिए 20 केजी दिया हुआ है, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है जो कि स्मूथ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लान, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लान when man reaches other end। ये जो मैन है इस डायरेक्शन में मूव कर, और ये जो प्लान के दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा तो प्लान कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? प्लान का मूवमेंट होगा अगर मैन इस पे चल रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए? लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताइए इस सिस्टम में क्या नेट फोर्स जीरो है? सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मैन और प्लान दोनों, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम है। ठीक, तो जितना फोर्स मैन प्लान पे लगाएगा उतना ही फोर्स प्लान मैन पे लगाएगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पहला क्वेश्चन ये पता चलता है कि एफ नेट कितना है, एफ नेट जीरो है। उसके बाद मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि इनिशियल मोमेंटम क्या है। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे भी चलना स्टार्ट नहीं किया है, इनिशियली तो रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, इसका मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? मैन का जीरो, प्लैंक का कितना है? जीरो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो। अगर इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पोजीशन, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है तो m1 r1 m2 r2 ये वैलिड है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मान लिया कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता है तो लाइन कितना मूव करेगी, मैंने ये सपोज किया ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा लाइन x लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा जितने भी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको मैं इक्वेशन की एक तरफ रखूंगा, जितने भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको मैं इक्वेशन की एक तरफ रखूंगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है? प्लान। तो आपने यहाँ 20 into distance traveled by plane is equal to x। ठीक, is equal to मैन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट डायरेक्शन में। अगर प्लान यहीं पे रहता तो मैन कितना मूव कर जाता? 20 मीटर, लेकिन प्लान भी आपका एक डायरेक्शन लेफ्ट साइड में मूव कर चुका है, तो मैन कितना नेट मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में? 20 माइनस x। नहीं आया समझ? सर एक चीज पूछनी है, हाँ, मेरे को सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी बिल्कुल भी। आवाज क्लियर है? मेरे को सर ये पूछना सर मेरे साथ हो रहा है कि बाकियों के साथ भी ऐसा हो रहा है? हाँ, तो आप लोग बताइए। थोड़ी सी नहीं से क्लियर नहीं आ रही है। नहीं। क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा एक बार रुकिएगा, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ। अभी थोड़ा वाईफाई लगा नहीं है ना, एक दो दिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शिफ्ट हुआ है कुछ। अब मेरी आवाज
अब मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है? नहीं है क्लियर? ठीक है Yes, सर, sir, clear मैनेजेबल है। तो है। बस ठीक है, एक सर। ही कल से नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए मैं अगर प्लैंक मूव नहीं करता तो मैं कितनी डिस्टेंस कवर करता? 20 मीटर। ठीक है, प्लैंक भी इधर मूव कर गया x, तो मैं कितना चला राइट डायरेक्शन में? 20 माइनस x। तो मैं क्या लिखूंगा? 50 into 20 माइनस, यहां से x की वैल्यू निकालता हूं। सर प्लैंक का मास 20 है। हाँ 20 के लिए दिया। टेन बाय 7। हाँ ठीक है, सब कुछ चेक करके 10 में से बता देंगे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में टाइप्स बता देता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि मैंने कहा कि बोर्ड है, बोर्ड से मैं यहाँ पे खड़ा है E और बोर्ड पे यहाँ पे खड़ा है B, और बोर्ड की आपको लेंथ दी है 10। और क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों पर्सन क्या है, सेंटर क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बोर्ड, निकाल सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बोर्ड कहां से मूव करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मान ज्यादा है। ठीक है, अब दोनों सेंटर में मीट करेंगे तो आपने मान लिया कि ये डिस्टेंस मूव करेगा, ये ओरिजिन है। तो एक पर्सन कितना राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 5 माइनस एक्स। बी वाला कितना लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 5 प्लस एक्स। और बोल्ट कितना मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, एक्स। तो राइट वाले को सबको इक्वेशन की एक तरफ रखिए और लेफ्ट वाले को सबको इक्वेशन की एक तरफ रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि प्लैंक है, बोर्ड है, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग चलते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग चलते हैं। ये ग्राउंड पे रखा हुआ स्मूथ सरफेस है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। इसको आपने क्या किया, रिलीज कर दिया। ठीक, तो आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय wedge when 1 kg which is bottom. जब 1 kg वाला मास बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेज कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इसकी लेंथ आपको दी गई है 4 मीटर।
चलिए इधर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर देखिए 1 kg वाला ब्लॉक नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के कारण, ठीक है। इसका मतलब y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो 1 kg मूव नहीं करता। लॉजिकली सोचिए, है ना, 1 kg पे नीचे ग्रेविटेशन फोर्स आएगा, इससे 1 kg नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नहीं, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी ही इसको मूव करवा रही है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो मूव नहीं करता, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगा तो मैं कहूंगा कि जो y डायरेक्शन में नेट फोर्स है वो कितना है, नॉट इक्वल टू 0। mg का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है? ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगेगा? 0, 90 है ना। तो मैंने क्या कहा कि x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0, ठीक है। अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग x एक्सिस। मोमेंटम इज कंजर्व्ड along x। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 0। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट पे होगा किस डायरेक्शन में? x एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, लेकिन y एक्सिस के अलोंग मूव करेगा क्योंकि y एक्सिस में फोर्स है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो आपने क्या कहा, मान लिया आपने कि ये जो वेज है ये इतना डिस्टेंस मूव करके x, ये डिस्टेंस कितनी है? x है। 1 kg राइट डायरेक्शन में कितना मूव किया? 4 - x। वेज लेफ्ट डायरेक्शन में कितना मूव किया? x। तो यहां से x की वैल्यू निकाल 4/2। नहीं आया समझ? सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर लॉजिकली अगर फिगर से भी समझना चाहो तो पहले फिगर देखिए क्या है, आपको वैसे भी समझना। यहाँ पे m मास रखो, तो आपका लॉजिक क्या कहता है कि सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में कहाँ होना चाहिए? स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे पोर्शन में ज्यादा मास है। जिस पोर्शन में ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ लाइक करता है। बाद में जब 1 kg वाला ब्लॉक नीचे आ जाए तो सेंटर ऑफ मास आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ। पहले ऊपर था सेंटर ऑफ मास, नीचे आ गया क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। x एक्सिस के अलाउंग सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, x एक्सिस पे वहीं पे रहेगा, लेकिन y एक्सिस के अलाउंग मूव करेगा क्योंकि y एक्सिस में नेट फोर्स है ग्रेविटी। लॉजिक भी कुछ समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो देखिए इस पे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आइडिया पूछे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में मैंने कहा कि बड़ा सा स्फीयर है, इस स्फीयर में मैंने एक छोटा सा स्फीयर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि जब ये छोटा वाला स्फीयर इस पोजीशन पे पहुंचेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो बड़ा वाला स्फीयर कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, आगे मूव करेगा? यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। इस पे जो फोर्स है y डायरेक्शन में नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0। तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा और x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पोजीशन। तो वही m1r1 = m2r। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको बुक में मिलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, करना है तो इसका रेडियस बड़ा मान लीजिए, इसका रेडियस स्मॉल r, उसके बाद निकाल लीजिए कितना
दो मास में 2 kg में 4 kg। तो क्वेश्चन क्या है आपसे पूरा क्या है 4 kg 4 kg is shifted by 4 meter towards right and center of mass is shifted by 2 meter towards right. Then what must be the distance two kg should be shifted 4 kg को मैंने राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया और सेंटर ऑफ मास आपका 2 मीटर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो मेरे को 2 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा Sir, 2 meter towards left. Sir, जो Sir, XCM equals to M1 X1 plus M2 X2 upon M1 plus M2 लगा। हाँ फिर उसमें निकाल लिया मैंने चेंज, यानी कि DXCM equals to M1 DX1 plus M2 DX2 upon M1 plus M2। चेंज इन हमें सेंटर ऑफ मास में 2 दे रखा है और चेंज इन X1 में तो देखिए XCM is equal to हम निकाले M1 X1 plus M2 X2 divided by M1 plus M2 इसको मैं क्या करूं डिफरेंशिएट करूं अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 dx1 plus M2 dx2 divided by M1 plus M2 यहाँ पे dx का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज ठीक है इसको मैं डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एक फॉर्मूला आपको मिल गया डेल्टा xcm is equal to m1 डेल्टा x1 plus m2 डेल्टा x2 divided by टोटल मास ये डेल्टा क्या बता रहा है चेंज इन पोजीशन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है इसलिए मैंने इसको प्लस लिया आपको डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव मानना पड़ेगा राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा डेल्टा XCM2 और M1 कितना है आपका 2 kg इसके लिए x1 मान लीजिए मेरे को निकालना है कि कितना शिफ्ट करना पड़ेगा प्लस M2 कितना है 4 kg इसको कितना शिफ्ट किया राइट डायरेक्शन में 4 मीटर और डिवाइडेड बाय 6 तो 12 minus 16 is equal to 2x यहाँ से आपको x1 is equal to आ जाएगा -4 divided by 2 minus 2 मीटर मतलब कि आपको 2 kg ब्लॉक को कितना शिफ्ट करना है 2 मीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन ठीक है मैंने क्या है सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके कर देना शुरुआत में हर एक किताब में मिल ही जाता है इस करके चलिए हम लोग आगे
concept of reduced mass. Concept of reduced mass. अब देखिए reduced mass का concept क्या है? आपने कहा कि दो ब्लॉक हैं M1, M2 और दोनों का किससे जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग से। आपने मान लिया कि M1 की स्पीड आपकी स्प्रिंग के B है और ये आपको A दिया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग इसकी एनालिसिस करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूं तो BCM इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? M1 P1 प्लस M2 P2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? M1 P1 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो कि V2 तो 0 है। ठीक, यहाँ पे आपको BCM पता चल गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में की एनालिसिस कर। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखूं तो M1 की स्पीड कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए। M1 की स्पीड कितनी हो जाएगी? V1 माइनस VC। VAB का मतलब क्या होता है? VA माइनस VB। तो यहाँ हम लोग किसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? V1 माइनस VC। ये कितना आ जाएगा? V1 माइनस M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो जाएगा M2 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो गई। ठीक, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सेकंड ब्लॉक की? VCM के बराबर है रेस्ट पे। सिंपल है, ये तो रेस्ट पे है। मेरे सामने से कोई ऑब्जेक्ट निकल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के रेस्ट पे, तो मैं कहूंगा कि जो सामने वाला होगा वो कहेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड। वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी को तो कितना लिखूंगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1। इसकी स्पीड कितनी है? m2 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2। इसकी स्पीड कितनी है? m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसको कॉमन लेके थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए। इसको कॉमन लेके अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो आपको मिल जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into v1 का स्क्वायर। हमें जो काइनेटिक एनर्जी पता है, जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जनरली लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर, यही पता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल m नहीं आ रहा है, यहाँ पे m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास। ठीक है, यही क्या है आपका? रिड्यूस्ड मास। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपलीफाई करो। अभी एक न्यूमेरिकल फॉर्म को आपको पता चल जाएगा कि रिड्यूस्ड मास के कांसेप्ट से किसी भी न्यूमेरिकल को करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक दो लाइन में आपको सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अब मैं इसको जनरलाइज करूं। अगर इसको जनरलाइज करूं तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass will be equal to half into reduced mass। reduced mass कितना है? m1 divided by m1 plus m2 into v relative square। vr का मतलब क्या है? relative velocity। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में पहला वाला ब्लॉक आपका गिवन वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन सेकंड वाला ब्लॉक आपका रेस्टेड पोजीशन पे। तो अगर v रिलेटेड के बारे में बात करें तो v माइनस, इसलिए v1 स्क्वायर। अगर यहाँ पे दोनों ब्लॉक की स्पीड होती तो मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी आप लोग डिराइव करके देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा
दोनों की स्पीड v1 v2 मान लीजिएगा, फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, तो फाइनल आंसर ये है। क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्यों। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि कोई ये कोई बैच ऐसा बना, देखिएगा इस बंदे में क्वेश्चन है। मैंने कहा कि ये मान लीजिए 4 kg का है, ये 1 kg का है, या आपका 10 मीटर पर सेकंड है, सभी सरफेसेस स्मूथ है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड हाइट 1 kg, जो 1 kg वाला है कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। पहले बेसिक तरीके से कीजिए, जो आपको लगता है कैसे कैसे। अगर मैं यहाँ से देखूं तो x डायरेक्शन में फोर्स है क्या, सोच के बताइएगा, x डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट हुई है। ठीक है, इसका मतलब x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। अगर x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, तो मान लीजिए फाइनली किसी हाइट पे पहुंच गए, अगर फाइनली किसी हाइट पे पहुंच गया, ये कुछ ऐसे नजर आ रहा हो, 1 kg मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया मैक्सिमम हाइट तक। अब ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा होगा, ये तो नहीं कि अलग अलग मूव करेंगे, ये तो क्लियर है। तो दोनों एक साथ ही मूव कर रहे होंगे फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था अलोंग एक्स एक्सिस, 1 into 10, फाइनल मोमेंटम कितना है अलोंग एक्स एक्सिस, 5 into v, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मोमेंटम पर सेकंड। ये क्लियर है, पूरा सिस्टम हो गया 4 + 1 5। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि फाइनली दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब मेरे को क्या पूछा गया है कि कितने मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है और दूसरा सभी सरफेसेस आपकी स्मूथ है, तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है, इसके अलावा कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, फाइनली इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की है प्लस पोटेंशियल एनर्जी की है, ये किसी ऐसी हाइट पे पहुंच चुका हो, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 250, 50 माइनस 10 40, 40 बाय 10, मतलब ये x इज इक्वल टू 4। ये क्लियर है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है, मैं किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को मैंने अप्लाई किया और मैंने ये पता लगा लिया कि कितनी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और रिड्यूस कर एक अलग तरीका सीखते हैं। पहले नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए। अनुष्का ने नोट कर लिया, अब देखिए सेकंड मेथड सेम क्वेश्चन को करने का। बीसीएम अगर मैं निकालूं तो बीसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, निकालिए फटाफट, m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 m2 कितना आ रहा है,
इतना टाइम लगेगा 1 into 10 4 kg to rest पे m1 m2 5 2 मीटर पर सेकंड ये आएगा m1 v1 4 kg to rest पे है ना स्टार्टिंग में m2 v2 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड ठीक। अब थोड़ा सा बाकी भी सोचिए अभी आपने थोड़े पहले निकाला था कि फाइनली जब 1 kg वाला हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है तो 4 kg और 1 kg दोनों साथ में मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड ठीक है। अगर मैं यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फाइनल कंडीशन में सेंटर ऑफ मास भी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर कौन से डायरेक्शन डीसीएम नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 अगर इनिशियल मोमेंटम है इसका मतलब डीसीएम कांस्टेंट होगा ये तो बता रहा था अभी तक। तो ये जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं फाइनली कितनी है वेलोसिटी 1 kg और 4 kg की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है ना तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है 0 है। अब मैं स्टार्टिंग में आता हूं स्टार्टिंग में 1 kg वाला ब्लॉक यहां पे और इसकी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड 4 kg वाले को रेस्ट देना। अगर मैं 1 kg की स्पीड के बारे में बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है 8 मीटर पर सेकंड 10 - 2 8 और 4 kg की वेलोसिटी कितनी है -2 मीटर पर सेकंड सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा हो तो 4 kg को लेके पीछे जा रहा है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात कर रहा हूं ठीक। अब मैं क्या कहूंगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग में जितनी भी एनर्जी थी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग में क्या था सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। अगर इसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी कहां चली जानी चाहिए पोटेंशियल में। लॉजिकली सोचिए कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है और मैंने कहा कि इसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है इसका मतलब पूरी की पूरी उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां यूटिलाइज होनी चाहिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ m v² प्लस हाफ m v² with respect to center of mass लिखा हूं kinetic energy should be converted into potential energy। potential energy किसी एक साइड पे पहुंच चुका होगा m g h तो देखिए कैंसिल हो जाए 8 आ गई और यहां पे 64 डिवाइडेड बाय 2 32 32 प्लस 8 40 40 बाय 10 h is equal to 4 आया समझ में। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मैंने यहां पे इसमें लिख दिया अगर मैं करता क्वेश्चन तो मैं यहां पे प्रूव नहीं करता आपको लेकिन मैंने प्रूव भी कर दिया यहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फाइनली और यहां पे प्रूफ भी हो रहा है। देखिए दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं फाइनली दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है 0 तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की 0 है। आगे समझेंगे
अब मैं इसी को थर्ड मेथड जो भी हम लोगों ने पढ़ा रिड्यूस्ड मास का कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ इनटू रिड्यूस्ड मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी के स्क्वायर, यही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ रिड्यूस्ड मास 1 into 4 divided by 5 into relative velocity 4 kg just with her ये आपको पता है 1 kg वाला 10 मीटर पर सेकंड, तो relative velocity काइनेटिक स्क्वायर should be equal to potential energy। अभी तो कहा कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी पूरी कन्वर्ट हो जानी चाहिए किसमें, पोटेंशियल में। एंड ई एच तो देखिए एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते चले गए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो, मैं क्या कहता हूं इसको कीजिएगा होमवर्क सेम वही ये 1 kg है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब हाइट मैंने कितनी दी है 2 मीटर। तो 1 kg कितने मैक्सिमम हाइट जा सकता था 4 मीटर। इसका मतलब 2 के ऊपर इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, तो जैसे ही ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा 1 kg वाला, इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ये पार्टिकल क्या करेगा प्रोजेक्टाइल। काफी यही पूछा गया कि ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो ये दोबारा वेज पे कब आए, फाइंड आउट द टाइम when it again comes to the wedge। कांटेक्ट छूटने के बाद ये दोबारा वेज पे कब आए, प्रोजेक्टाइल का एप्लीकेशन थोड़ा सा ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो टेस्ट करते हैं, कुछ जरूरी है पर लेकिन मैं होमवर्क दिए जा रहा है आपको ट्राई भी नहीं कर रहे, नहीं किया तो कुछ भी नहीं पूछिए जरूर, लेकिन पे कहीं पे कंफ्यूजन है। क्लियर यहां तक, तो आज मैं यहीं पे करवाऊंगा, मोबाइल डेटा से लेना बोलते बोलते ये बीच में ऑफ हो जाएगा, 90% हो चुका है डेटा, ठीक है। और कब बीच में बंद होगा मेरे को भी नहीं पता, और कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वाईफाई लगे, ठीक। और हम लोग फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो आप लोग टाइम टेबल बता सकते हैं, मॉर्निंग में रख सकते हैं। फ्राइडे को पेपर है मेरा थोड़ा लाइक इसी टाइम के आसपास, इसी टाइम के आसपास मतलब थोड़ा दोपहर में 1 बजे के आसपास। अच्छा 1 बजे के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि मेरे को 2 से 3 घंटे चाहिए, अगर मैं 4 बजे स्टार्ट करूँ तो शाम के 7 बजे, ठीक है। तो एक बार आप लोग सोच लीजिएगा अपने कन्वीनियंट टाइम मेरे को कल तक बताइएगा, तो उसके हिसाब से सर सुबह रख लीजिए, क्या सुबह रख लीजिए सर क्लास। मैं वही बोल रहा हूँ, सोच लीजिए कल मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए सुबह को पेपर है सर कि मेरा। ब्रेक का मैच करेगा, उसी के हिसाब से मैं टाइम टेबल शेड्यूल करूँ, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय।